देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी एवं उनके साथ 13 अन्य लोग तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में कुन्नूर क्षेत्र आता है, उसमें भारतीय वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के वजह से कुल 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सभी छात्र परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी
अब हम है मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए साज़िश है महफूज़ रही तेरी अब हम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एवं 13 अन्य लोग जो वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हुए हैं एवं वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम संस्था के सहायक निदेशक श्री अखिलेश गिरी सर, संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री आदित्य यादव सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं अब शहीदों के चित्रों पर हम संस्था के निदेशक श्री अखिलेश गिरी सर एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री आदित्य यादव सर से निवेदन करते हैं उनके चित्र पर कैंडल दीप प्रज्वलन करें। मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में अब इस श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम अपने वीर शहीदों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो
अब सबसे पहले मैं श्री नितिन मालवीय सर को आमंत्रित करता हूं आज के इस श्रद्धांजलि शोक सभा पर प्रस्तावना के लिए। जो तेरे लिए सा दर्द महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सहायक निदेशक महोदय, कार्यकारी प्रधानाचार्य महोदय, प्रिंसिपल सर और सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, फैकल्टी मेंबर्स, लैब सहायक और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सभा में जो उपस्थित हुए हैं, ये हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री बिपिन रावत जी के असामयिक निधन, और बिपिन रावत जी ही सही के साथ साथ उनके साथ 12 कंपेनियंस जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, उस परिप्रेक्ष्य में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये दुर्घटना हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए क्षति है क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत जी का हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था और वो निरंतर अपने इस प्रयासों से देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के कार्य में संलग्न थे। पहली बार देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद उनके ही प्रपोजल पे बनाया गया। इसके पीछे वजह यह थी कि हमारा देश एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में है जहां उसके पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर दोनों ही क्षेत्रों में ऐसे राष्ट्र हैं जिन्हें भारत सरकार ने अपना शत्रु तो घोषित नहीं किया है, लेकिन ऑफिशियली शत्रु घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनकी गतिविधियां हमेशा से शत्रुओं वाली ही रही। तो उनका विचार था कि अगर कभी हम एक साथ दोहरे युद्ध में फंस जाएंगे कि दो देश एक साथ दोनों मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर दें, तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए हम कैसे ऐसी विषम परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसी विषय पे वो लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे। भारत सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ था, लेकिन इस असामयिक दुर्घटना ने ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्व को हम सबसे छीन लिया। उनका योगदान अभी हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में कितने और आयाम स्थापित करता, ये दुर्घटना उन सारी चीजों से हमें वंचित कर दे रही है। अब क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भविष्य में क्या होगा, कौन कौन से ऐसे देश के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे सामने आएंगे जो उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उनका जाना हमें आज तो खल ही रहा है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू का कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज तक टीवी चैनल पे, जहां में मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना और उनके विचार सुना मैंने, तो प्रभावित हुए बिना मैं नहीं रह सकता कि हमारे देश की सेनाओं का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके इतने महान विचार है। उन्होंने 5 ऐसे शब्दों का जिक्र किया, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये शब्द थे नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। हमारे देश का सैनिक अपने देश के नाम के लिए अपनी जान दे देता है,
हमारे देश का सैनिक अपने नमक का हक करने के लिए अपनी जान दे देता है। हमारे देश का सैनिक अपने निशान, अपने भारत राष्ट्र, अपनी सेनाओं के ध्वज के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। हमारा देश का सैनिक अपने देश के प्रति वफादार रहता है और हमारे देश का सैनिक अपने देश का, उसके संविधान का सम्मान करता है, इज्जत करता है। और हम अपने सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए ये जो 5 शब्द थे, इनका हम लोग भी पालन करें। एक और उनके विचार कुछ मैंने, जिसमें उन्होंने एक सेनापति का क्या सोच होता है, खासकर एक महान सेनापति का सोच होते हैं, इसको उन्होंने व्यक्त किया। उनके शब्द थे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, यानी देश सबसे पहले, फिर हमारे साथ जो लोग युद्ध कर रहे हैं, हमारे कंपेनियंस, हमारे साथी, उनकी सिक्योरिटी, उनका कंफर्ट हमारे लिए दूसरे नंबर पे, और हमारी खुद की सिक्योरिटी और कंफर्ट लास्ट में आती। तो ये उनके महान विचार थे, जो अपने आप को, अपनी सुरक्षा को, अपनी सुविधा को सबसे पीछे रखते हुए देश को और अपने साथियों की सुरक्षा को सबसे आगे रखते थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का हमें छोड़कर चले जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और संभवतः हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें, हमारे देश को ऐसी अपूर्णीय क्षति से उबरने के लिए एक ताकत दें, शक्ति प्रदान करें। ईश्वर उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी क्षति से उबरने के लिए और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर कृपा करें और उनको शांति प्रदान हो। एक इस दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत जी के साथ 12 और लोग भी वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी भी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। उन्होंने सेनाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। एक और उल्लेखनीय बात मैं करना चाहूंगा। कल शाम को जब सभी लोगों का जब हो रहा था वो अंतिम संस्कार, तो उस समय जो हमारे ब्रिगेडियर LS लड्ढा जी हैं, लजिंदर सिंह लड्ढा, इनकी पत्नी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो इंटरव्यू में उनका स्टेटमेंट था, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसा फील कर रही हैं, न्यूज़पेपर वाले तो आप सभी लोग जानते हैं, हर प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपको तो बहुत दुख हो रहा है। तो उनका जवाब था कि मैं एक सोल्जर की पत्नी हूं, आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, आई कैन ओनली स्माइल, मैं केवल मुस्कुरा सकती हूँ, मैं रो नहीं सकती। तो मैं जितने भी हमारे वीर सेनानी थे उन सभी के परिवारों को भी सैल्यूट करता हूँ कि कितने दुख सह के वो परिवार अपने घर के सदस्यों को सेना में भेजते। तो सभी को शांति प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रवीण द्विवेदी जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। अब मंच पे मैं संस्था के सहायक निदेशक अखिलेश गिरी सर को आमंत्रित करता हूँ। आज ये श्रद्धांजलि सभा बिपिन रावत, जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे, उनके उपलक्ष्य में, साथ में 12 अन्य जो सैनिक थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। जो अन्य 12 लोग थे, क्योंकि हम लोग
विपिन जी के बारे में चूंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, देश के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ किया, तो उनके लिए श्रद्धांजलि हर जगह आयोजित हो रहा है। हंसवानी परिवार भी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है और उन 12 लोगों का भी हम नाम लेना चाहेंगे जो उस दुर्घटना में, जो दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, उसमें शहीद हुए। उनका निधन काफी हृदय विदारक रहा। पूरे देश को एक ऐसा आघात महसूस हुआ। पड़ोसी देशों को बहुत सारी खुशी उससे मिली है, मगर भारत भूमि जो है इस दुर्घटना से कहा रही है। आज हिंदुस्तान का हर बच्चे के मन में ऐसे नहीं पीड़ा है, हर नागरिक के बीच में ऐसे नहीं पीड़ा है कि जो केवल थल सेना का प्रमुख था, जिसमें वो जज्बा था कि पूरे देश को, आप लोगों ने अन्य साम्राज्य में सुना होगा सेनापति, यदि किसी देश का सेनापति किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो देश या वो साम्राज्य बिखर जाता है। तो आज देश की भी वही स्थिति है, और अच्छी बात यह है कि देश की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में है वो बहुत ही सशक्त है। पहले जो हमारे तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के अलग अलग प्रमुख हुआ करते हैं, मगर एक थोड़ी सी कमी दिखी जिसकी वजह से इस तरीके के पद बनाया गया। तो पहले उन लोगों का हम नाम ले लेते, फिर आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले श्रद्धा सुमन को अर्पित कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी, साथ में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेड कमांडेंट पृथ्वी सिंह चौहान, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, एक्वाडन लीडर कुलदीप सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक BI तेजा, हवलदार सतपाल राय, राणा प्रताप दास, अरक्कल प्रदीप ने जो दुर्घटना हुई है उसमें जवान जान गंवाई है, उन सभी लोगों को अश्रुपूर्ण श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में एक शहीद किस तरीके से श्रद्धांजलि चाहता है, सैनिक की ही भाषा में उस चीज को हम बतलाएंगे। जो देश का एक सैनिक होता है वो कैसी श्रद्धांजलि चाहता है अपने लिए, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चाह नहीं है, चाह नहीं है मैं सुरबाला के, चाह नहीं है मैं सुरबाला के, गहनों में गूथा जाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में, चाह नहीं प्रेमी माला में, मैं विध प्यारी लो लचकाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवी के सिर पर, चाह नहीं देवी के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये सच्ची श्रद्धांजलि सैनिक चाहता है कि जब हम शहीद हों तो इस तरीके से श्रद्धांजलि हमको चाहिए देश से जो है। जब
इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जिन लोगों के घर वाले इस तरीके के कष्ट को देखते हैं, जैसा कि अभी नितिन जी ने बताया कि उस वीर जवान की जो पत्नी थी, उनका कहना है कि मैं रोऊंगी नहीं, आंसू नहीं आएंगे, केवल मुस्कुरा सकती हूँ। आप समझ लीजिए कितनी असीम पीड़ा से इस बात का उद्गार सामने प्रकट हो रहा है। जब एक 16 साल का बच्चा, अब उसको बच्चा कह सकते हैं, 16 साल का बच्चा, क्योंकि जो मिलिट्री में, सेना में जब भर्ती के लिए जाते हैं 16 साल की उम्र से बच्चा जा सकता है, और जगह 18 साल है, यहाँ 16 साल से। तो उस समय जब बच्चे की नापजोक होती है तो 1 सेंटीमीटर या डॉट में कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो उसको सेना में नहीं लिया जाता है, और जब उसको सौंपा जाता है तो उस शव को पहचानने में डीएनए की हेल्प लेनी पड़ती है। कितनी हृदय को कष्ट देने वाली बात है कि आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे, केवल 4 लोगों को ही पहचाना जा सका, केवल 4 लोगों को, और लोगों के लिए डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइंड आउट होगा कि और लोग जो हैं 8 लोग 9 लोग वो कौन से लोग हैं। तो देश में कमी दिख रही थी जब इस तरीके की चीजें तैयार की गई। जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय देखा गया कि 3 सेनाएं अपने यहाँ हैं, उन तीनों सेनाओं में समन्वय की कमी थी। उस पर फिल्म भी बनी हुई थी, आपने देखा होगा कि फिल्म में यही दिखाया गया कि थल सेना लड़ रही है, वायु सेना की कुछ कमियां होने की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत से इस तरीके की फिल्में बनी हुई हैं, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जाना हर कोई जा नहीं सकता है, वहां की चीजों को देख नहीं सकता है, बहुत सारी गोपनीयता रहती है, मगर फिल्मों के माध्यम से जो किरदार निभा के वहां का चरित्र चित्रण किया जाता है, उससे देश के नागरिक देख सकते हैं वहां के कष्ट को, कैसे कष्ट होता है, कैसे दूसरे देश पे विजय पाई जाती है। तो उस कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी की सरकार थी, तो ये लगा कि यदि तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बनाना है, क्योंकि अपने देश में जो प्रधानमंत्री का पद है वो एक्टिव पोस्ट है, और जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक्टिव कम एज ए रोल मॉडल के तौर पे ही होता है। तो जो देश का जो सेना का जो प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का, वो राष्ट्रपति होते हैं, सेना अध्यक्ष आप कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं के। मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ सेना की बारीकियां, कुछ युद्ध प्लानिंग ये राष्ट्रपति को नहीं पता होती है। तो कैबिनेट बैठाई गई, उस कैबिनेट में उसी समय इस बात की चर्चा हो रही थी कि चीफ डिफेंस स्टाफ एक पद बनाया जाए जो सीधे तौर पे क्या कहते हैं सेना में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मगर जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, तो बिपिन रावत जी की अहम भूमिका थी। तो जो इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक होना है जहां पे थल सेना, वायु सेना का समन्वय लेकर लड़ाई लड़नी है, तो जहां पे डॉट में किसी भी प्रकार की गैपिंग ना रहे। जैसे अभी थिएटर की बात की जा रही है, आप लोगों ने न्यूज चैनल में सुना होगा कि 4 थिएटर बनाए जाएंगे देश में, मिनिमम 4। अमेरिका वगैरह में भी इसी तर्ज पे काम होता है, जब वहां सेनाएं दूसरे देश से लड़ती हैं जो है, तो थिएटर के रूप में कि वहां पे थिएटर कमांड्स दिए जाते हैं कि एक जगह से ही कमांड ऑपरेट किया जाएगा, जो वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों को वहां से कंट्रोल करेगी। तो जैसे अंडमान निकोबार में एक थिएटर तैयार हो चुका है, जो बिपिन जी के अथक परिश्रम से, डोभाल जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ये संपन्न हो पाया। और भी जो 3 थिएटर बनने हैं
उससे ये देखा जाता है देश की चारों सीमाओं को चारों तरफ से हम उसको सुरक्षित कर पाए। जैसा कि अभी मालवीय जी ने बताया कि मान लीजिए एक देश से हम लड़ रहे हैं, यदि दूसरे क्षेत्र से कोई आक्रमण कर दे कोई दूसरा देश, तो हम अपने देश को कैसे बचाएंगे। और ये थिएटर बनाने का जो मूल है कि हम लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और अपने जो सैन्य सामग्रियां हैं, तोप खाने वगैरह हैं, जैसे कि आप जब सेना में भर्ती होते हैं तो वहां दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको आर्टिलरी में जाना है या इन्फिनिटी में जाना है। तो आर्टिलरी का मतलब होता है तोप खाना, बारूद, गोला, इन सब चीजों बनाना, रखना, सुसज्जित करना, इन सब की तैयारी। आर्टिलरी मीन्स जो पैदल सेना होती है, जो लड़ने के लिए जाती है। दो ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब हम देश इस तरीके की योजना जो बना के चल रहा था कि चार थिएटर हम क्रिएट कर लेंगे तो देश हमारा सुरक्षित हो जाएगा जो है। मगर बीच में इस तरीके की जो घटना घटित हो गई, काफी असहनीय पीड़ा थी जो है, क्योंकि जो चीजें निकल जाती हैं, जो पास्ट हो जाती है, उसको लाया नहीं जा सकता है, मगर उन कमियों से कुछ सीखा जा सकता है। जैसे आप लोग इंजीनियर्स हैं, आज तकनीकी की उस विफलता को आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम इंजीनियर बन गए किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां पे भी इंजीनियर्स की वैकेंसी होती है, वहां भी इंजीनियर्स जाते हैं। आप लोगों के ही ब्रांचेस से लोग जाते हैं। यदि हवाई जहाज को सही पैरामीटर्स पे चेक किया गया होता, लोगों को क्या पता कि घटना घटित हो जाएगी। यदि पूरे पैरामीटर्स पे, कभी कभी होता है हाँ सब कुछ ठीक है चलने दो, तो आप लोग भी इस चीज का प्रण ले लीजिए, शपथ ले लीजिए, जब कभी जान मान जीवन मरण की बात होगी, जिस जगह आप नौकरी करेंगे, यदि वहां पे इस तरीके की किसी भी क्वालिटी की बात आएगी तो आप लोग उससे कतई कोई समझौता मत कीजिएगा, खाना पूर्ति मत कीजिएगा। क्योंकि खाना पूर्ति यदि आप पुल बनाने में कर दिए तो कितने की जान जा सकती है। आज तो मान लीजिए जो टेक्निकल टीम थी, इस पे जांच बैठाई गई है, इसको पूरे इकट्ठे किए जाएंगे कि इन कारणों से ये घटना घटित हुई, मगर कहीं न कहीं उन इंजीनियर्स की, उन टेक्नीशियंस की कमी रही होगी कि उस हवाई जहाज को जब उड़ान भरने से पहले वो सारे पैरामीटर्स उसके उस मानक में थे या नहीं थे। तो एक इंजीनियर की अहम भूमिका होती है इस तरीके की घटनाएं ना घटित हो, समझ रहे हैं। तो और सारे लोग बोलेंगे, तो एक बार पुनः मैं हृदय से इस घटना में जिन लोगों दिवंगत हुए हैं उनको अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना घटित हों, देश सुरक्षित हाथों में रहे, और जिन लोगों ने इसकी अपने हाथों में लिया है, ईश्वर उनको आए धैर्य दे, उन घर वालों को भी साहस प्रदान करें कि आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं उनसे और सशक्त जवान उनके घर वाले देश को समर्पित कर सके, जिससे हमारा देश सुरक्षित लोगों के हाथ में रहे। जय भारत, जय हिंद। अब मैं मंच पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट कुंदन कुमार कुशवाहा को आमंत्रित करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम किस लिए उपस्थित हुए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के तीनों सेनाओं के जो पहले सीडी यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर बिपिन रावत सर जो थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे।
उनका एक शानदार कैरियर रहा। ये उत्तराखंड से थे। इनके पिता जो लेफ्ट हैंड जनरल के पद से रिटायर हुए थे, ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे। उसके बाद सीडीएस पद पर कार्य किया। इनका प्रमुख कार्य भारत के तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में समन्वय स्थापित करना था। ये अपने कार्यकाल में अपने कार्य को बहुत ही बखूबी से निभाए। 1958 में इनका जन्म हुआ तथा 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनका शहीद हो गए। ये शहीद हो गए। उस हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग थे। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तब यह सीडीएस पद को बहुत ही बखूबी से निभाया। इतना ही नहीं, नौसेना के PATI को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का निर्णय था। इसके अलावा उत्तरी कमांड थिएटर को थिएटर कमांड बनाना, यानी कि तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगी, इसका डिसीजन भी इन्होंने लिया था। हमारे देश के लिए इतना कुछ करने वाले इस महान पुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वह इनके अलावा से सभी जो जवान शहीद हुए हैं, उन सभी को भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। अब मैं मंच पर उषा पांडे मैम को आमंत्रित करता हूं। Respected Assistant Director Sir, मालवीय सर, प्रिंसिपल सर, हमारे HOD, कोऑर्डिनेटर और लैब असिस्टेंट, कुलीग और यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आज बहुत सारी बातें हुई रावत सर के शहादत पर। उनके साथ और भी जो लोग शहीद हुए हैं, उससे कुछ शेष बचता नहीं है कहने को ज़्यादा। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, क्योंकि भविष्य हैं आप लोग इस देश के, और मैं देख रही हूँ कि आप सभी के चेहरे पर एक मायूसी है। यही मायूसी हमें आशान्वित करती है, हमारे अंदर एक उम्मीद जगाती है कि अगर आप हमारे सैनिकों की शहादत से मायूस होते हैं तो इसका मतलब कि इस देश के बारे में आप अपने अंतःकरण में कहीं ना कहीं सोचते हैं। अगर इस देश में वर्ल्ड कप जीतने पर आप खुश होते हैं और सैनिक की शहादत से दुखी होते हैं तो इसका मतलब कि इस देश की मिट्टी से आप बहुत प्यार करते हैं। तभी तो इस देश के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। हम यहाँ इस देश में पता नहीं कितनी श्रद्धांजलियां विगत 10 सालों में दे चुके हैं इस तरह की। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 14 फरवरी 2019 को, जबकि आप जैसे हुआ बड़ी मुस्कुराहट के साथ होटल्स बुक करते हैं, वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहे थे, हमने बड़े भारी मन से पुलवामा में अपने शहीदों को खोया था, अपने सैनिकों को खोया था। और उस 14 फरवरी को हम शहीद दिवस के तौर पे मनाते आ रहे हैं। वो भी दिन मुझे याद है जबकि आपका शायद जन्म भी नहीं ही हुआ रहा होगा, जबकि राजीव गांधी का इसी तरीके से दक्षिण भारत में बड़ी निर्ममता से ब्लास्ट में
उनकी डेथ हुई थी, तब भी हमने श्रद्धांजलि दी थी। और इतना ही नहीं है, कारगिल में भी जो शहीद हुए थे हमारे लोग, हमने श्रद्धांजलि दी थी। यहाँ पे हमें एक बात नहीं समझ में आती, क्या हम श्रद्धांजलि ही देते रहेंगे? अरे हम लोग उस देश के रहने वाले लोग हैं जहाँ पे सबसे पहले विश्व में वेद की ऋचाएं गूंजी थी। हमने पूरी दुनिया को वैदिक मंत्र दिया था, हवन की सुगंध दिए थे हम। हमारा वो देश है जहाँ हवन की सुगंध व्याप्ति है पूरे वातावरण में। आखिर ऐसा क्या हो गया, ये मैं सवाल आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है हमारे देश में कि हमारे जो हवन की सुगंध है उसमें बारूद की गंध घुलती चली जा रही है और भारी होती जा रही है। जरा आप इस पर सोचिए, गंभीरता से सोचिए कि जिस देश में हवन की सुगंध तैरती थी वायुमंडल में, वहां बारूद की गंध और साजिशें तैर रही हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? हम कितनी श्रद्धांजलि देंगे इस तरह की? क्या हम शोक सभाएं ही आयोजित करते रहेंगे? आखिर कहाँ खामी आई? आज हम कितने भारी मन से ये सभा कर रहे हैं। ये कोई उत्सव का अवसर नहीं है ये हमारे लिए, है ना? हम उस देश के रहने वाले लोग हैं जहाँ वातावरण में मंत्र गूंजते थे, आज क्या है, बूटों की धमक गूंज रही है। और हम लोग ये श्रद्धांजलि सभाएं रखते है ना? तो आप लोग इस देश के युवा हैं, भविष्य हैं, प्लीज आप लोग इस बात पे जरूर सोचिए कि आइंदा ऐसी घटनाएं न हो। आप जब भी पोजीशन पावर में आइए, जब भी आपके पास पोजीशन पावर हो, यानी कुछ भी करने की सामर्थ्य हो, तो देश को पहले सोचिए। देश के बारे में जैसा कि हमारे मालवीय सर ने कहा था, नेशन फर्स्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आज मन बहुत उदास है, हम सभी का मन बहुत उदास है, इसलिए हम सब स्पीच लेते हैं। सिर्फ इतना कहेंगे, जय हिंद। अब मैं मैकेनिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट गणेश कुमार त्रिपाठी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले वीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। पल बहुत भावुक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हंसवाहिनी के परिसर में जुड़े सभी भाइयों एवं सभी शिक्षकों जो इस क्षण के अंतिम विदाई में शरीक हो रहे हैं, मैं उनकी तरफ से माननीय बिपिन रावत जी और उनके 13 अन्य साथियों को अश्रुपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी इस तरीके की घटना घटित हो जाए, लेकिन अनहोनी ही की ऐसी माया जो पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। लेकिन लोगों की उम्मीदें जगी थी, शायद जिंदगियां बच जाएं, लेकिन किसी की ये भगवान की माया है, ईश्वर की माया है। कहीं न कहीं ये हम लोगों का वहां तक विचार नहीं हो सकता। हम लोग कितनी भी प्रार्थना कर लें, उसमें हमारा अधिकार नहीं होता है। जो एक कहावत है, लेखनी जो होती है वो होकर रहती है। तो लेकिन जब कल मैंने टीवी में देख रहा था न्यूज पे, पार्थिव शरीर को एक के बाद एक 13 को लगाया गया था, तो एक समय ऐसा लगा कि पूरी तरह से भारत खत्म हो चुका है। कहीं न कहीं लोगों के आंखों में आंसू थे, लोगों के
आवाज में नरमी थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना कहीं न कहीं भारत को बहुत कमजोर करता है। और अब उनको तो आप देखते हैं 13 से एक तरफ से लाइनें लगी हुई थी एक के बाद एक, लेकिन उनके परिवारों को जब देखते हैं तो मैं देखा था प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक बार एक शोकाकुल परिवार से मिल रहे थे, तो भावनाएं एकदम सिहर सी गई थी, मानो वक्त थम सा गया था। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कितना बड़ा घटना हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके परिवार के जितने लोग यहाँ आए थे, मैंने बिपिन रावत जी के दोनों बेटियों को देखा, बेटियां उनकी एकदम फपक फपक के वहां पे रो रही थी। ये कहीं न कहीं बहुत स्तब्ध करता है। और मैं शोक के साथ सम्मान प्रकट करता हूं, ये समय देश का गर्व का समय है। अपने एक एक वीर सपूत पर देखिए एक सेवा जो समर्पित हुए हैं, वो सैनिकों को नमन होता है। साथ साथ मालवीय सर ने बताया कि उनके वीर परिवार को भी नमन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इस समय इस घड़ी में बताया, मालवीय सर ने बताया कि मुस्कुरा कर उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं मुस्कुरा सकती हूँ और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो कहीं न कहीं ये उनके वीर परिवार को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और सुमन होना चाहिए कि उन्होंने कैसे किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा हुआ है। और उन्हें मालूम होता है ये बेटा निकला है, वो वर्दी पहनकर तो देश की सेवा में समर्पित रहेगा और अपना समूचा जीवन देश को देने में एक पल भी नहीं झिझकेगा। मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ, पल बहुत भावुक है, पल बहुत गर्व था भारत के लिए, इस पे विचार करना चाहिए। और एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ, घर को याद कर वो भी रोते होंगे, घर को याद कर वो भी रोते होंगे, हम तो चैन से सो जाते हैं, ना जाने वो कब सोते होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर अनूप कुमार सर को आमंत्रित करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र एवं हमारे शिक्षकगण, असिस्टेंट डायरेक्टर सर, सभी लोग हम लोग यहाँ पर माननीय श्री विपिन रावत जी के शोक सभा श्रद्धांजलि में एकत्रित हुए हैं। विपिन रावत जी एक, अगर उनके बारे में कहा जाए तो शुरू से ही वो बहुत होनहार विद्यार्थी थे। इनका जन्म गढ़वाल, जो पहले उत्तर प्रदेश में ही था, अब उत्तराखंड में है, गढ़वाल। इनका पूरा नाम विपिन लक्ष्मण सिंह रावत कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह रावत था, तो वहां पे लोग अपने नाम के आगे पिताजी का नाम ऐड करते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा की थी वो उत्तराखंड से ही की थी। बाद में इन्होंने हमारे देश का जो सबसे बड़ा एकेडमी है सेना का, जिसको बोलते हैं IMA, भारतीय सैन्य एकेडमी, वहां से इन्होंने स्नातक की उपाधि की। स्नातक की उपाधि के लिए इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो होता है सभी को नहीं दिया जाता, वो भी जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो बहुत गिने चुने लोगों को देती है। भारतीय सैन्य अकादमी एक ऐसी अकादमी है
जो शीशे को हीरे में तब्दील करता है, वो होती है हमारी IMA। यहाँ पे ये सबसे पहले बात करें, इनका पूरा परिवार ही सेना से जुड़ा था। इनके पिताजी भी गोरखा कमांडल में लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए थे। इन्होंने पहली अपनी जो ज्वाइनिंग की थी गोरखा कमांडल में किया था, जो गोरखा थी। उसके बाद इनको मिजोरम में पोस्टिंग मिली थी पहले सेना में। ये कुल 37 ईयर भारतीय सेना में सहयोग किए थे। 37 साल में रहते हुए इन्होंने 3 महीने पहले ही इनको क्या बनाया गया था, उप अध्यक्ष जो होते हैं भारतीय थल सेना का। उसके बाद जब 3 महीने बाद इनको शायद जनवरी 2016 में भारतीय थल सेना का अध्यक्ष बना दिया गया। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इनके जो बोल होते थे उससे हमारे जो पड़ोसी देश है वो कांपते थे। यहाँ तक तो ड्रैगन जो है वो भी कांपता था। बाकी एक बार जम्मू कश्मीर की बात है, जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 साल सेवा दिया है। जम्मू कश्मीर में एक बार जब पत्थरबाजी हो रही थी तो इन्होंने एक कहा था, एक अपना स्टेटमेंट दिया था, अगर ये पत्थर की जगह गोली चलाएं तो हम अपने मन की कर सकते हैं, ये तो पत्थर है। तो इनके जो स्टेटमेंट रहते थे बहुत तीखे रहते थे। भारतीय सेना में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। उसके बाद इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इनके नाम के आगे जो ऐड किया जाता है, जैसे विपिन सिंह रावत के आगे ऐड करेंगे PVSM, UISM, AVSM, YSM, SM, VSM। इसका मतलब होता है PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला था। UISM उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला था। AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। YSM युद्ध सेवा मेडल मिला था। SM सेना मेडल मिला था। VSM विशिष्ट सेवा मेडल मिला था। इतने उन्होंने मेडल की प्राप्ति की थी। जैसा कि बात उन दोनों की है जब CDS का पद नहीं था। पहले क्या था, 1912 की बात है। पहले हमारे यहाँ होते थे चीफ ऑफ कमांडर। फिर 1971 में युद्ध हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उसमें ये हुआ कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, तो इंदिरा गांधी ने जो वहां पे थे कमांडर, उनसे बोला कि आप हमारा पद तो नहीं लेना चाहते, कहीं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आया 1999 में कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध में ये देखा गया, जैसा गिरीश सर ने बताया, कि जो वायुसेना है थल सेना के साथ समन्वय नहीं बन पाया। इसके लिए क्या किया गया था कि एक ऐसा किया गया कि एक कमेटी गठित करनी जानी चाहिए। सन 2012 में एक नरेश चंद कमेटी बनी थी जो ये भी पक्ष रखी थी कि एक CDS का पद होना चाहिए, नहीं बना। उसके बाद 2016 में सुधाकर कमेटी बनी, फिर भी नहीं बना। एटलीस्ट 2019 में आके ये बनते हैं। और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं जो श्री विपिन रावत जी होते हैं। ऐसा इन लोग क्यों बना? ये जो थे चौथे ऐसे गोरखा कमांडर है जो आर्मी के चीफ बने थे। चौथे गोरखा कमांडर थे जो आर्मी के चीफ बने थे। तो इन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए बहुत से योगदान दिया है। हम लोग यहाँ पे इनके साथ 12 अन्य लोग जो हैं, इन सभी का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक फौजी जो होता है, बहुत गर्व की बात है कि इनको हमेशा अपनी वर्दी में रहते हुए, वर्दी की सेवा करते हुए वर्दी में ही तब्दील हो गए। कितने गर्व की बात है। तो फौजी क्या होते हैं? फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, माँ का कोख भी धन्य हो जाता है। तो ऐसे सभी माओ को जो ऐसे वीर सपूते होते हैं उनको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित प्रणाम करते हैं। जो जीते हैं देश के लिए, वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं। माँ भारती के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की लाज बचाते हैं। परवाह नहीं करते हैं अपनी जान की, देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटाते हैं। ऐसी भारतीय सेना पर सत सत नमन। एक बार सभी लोग तेज बोलेगा, भारत माता की,
ये विपिन रावत अमर रहे, विपिन रावत अमर रहे, विपिन रावत अमर रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं मंच पर सिविल थर्ड ईयर स्टूडेंट प्रिंसिपाल को आमंत्रित करता हूं। गुड एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु पाल फ्रॉम सिविल थर्ड ए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारी शहीद हो गए। शुक्रवार 10 दिसंबर को जनरल रावत को हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार एवं पूरे सैन्य सम्मान एवं 17 तोपों की सलामी देते हुए उनकी अंतिम संस्कार हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस बिपिन रावत का परिवार सेना से ही जुड़ा रहा है। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। बिपिन रावत 1978 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। सेना से लेफ्टिनेंट होने से लेकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक का सफर तय किया था। जनरल बिपिन रावत के पिता एवं उनके दादा भी सेना में ही थे। जिन बिपिन रावत को दुनिया जानती है, उनको यह फौजी संस्कार उनके खून से ही मिला हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर्ड हुए और उनके दादा भी सेना में सिपाही थे। यह संयोग था कि दिसंबर 1978 में बिपिन रावत उसी 11 गोरखा रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए, जो कभी उनके पिता की यूनिट हुआ करती थी। जनरल रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उन्होंने इस पद को 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया हुआ था। सीडीएस बिपिन रावत ने अपनी स्कूलिंग शिमला से की और फिर एनडीए में पढ़ाई की और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ट्रेनिंग ली और उनको वहाँ पर, जैसा कि अनूप सर ने बताया, वहाँ पर उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड की सबसे सम्मानजनक अवार्ड माना जाता है। फिर हायर स्टडी के लिए वो अमेरिका गए और फिर इंडिया 2011 में उनको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वे बहादुर सिपाही भी थे। अपने 43 साल के करियर में उन्होंने अपने सीने पे बहुत से मेडल सजाए। जनरल बिपिन रावत का एक बयान, जो कि पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और भारतीय सेना के लिए गर्व का शीर्ष बन गया था। जनरल रावत जो बोलते थे एकदम खुल के बोलते थे। उन्होंने कहा कि जो सरहद के उस पार बैठे आतंकवादी तैयार हैं, हम उनको इस तरफ रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं और रिसीव करने के बाद 2.5 फीट जमीन के नीचे दफनाते चले जाएंगे। जनरल रावत ही ऐसे थे जो कि पाकिस्तान को खुली चुनौती देते थे और पीओके को भारत से जोड़ने का दावा करते थे। उन्होंने तीनों सेनाओं को लेकर नई रणनीति बनाई, उस पर कार्य किया और भारत की सेना की क्षमता को बढ़ाया। मैं एक पंक्ति जनरल रावत के लिए बोलना चाहूंगा कि आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य आदित्य यादव सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत देश ने 12 अनमोल रत्नों को खो दिया और आपकी परीक्षा अभी 1 घंटे की हुई है सिर्फ, और 1 घंटे में आपने सारी चीजों को पार करना स्टार्ट कर दिया है ना। और वो आप सोते हैं और वो आपकी सुरक्षा के लिए
जागते हैं और खड़े रहते हैं, 1 घंटा नहीं, जब तक उनकी ड्यूटी रहती है। और आप इतनी सी बात का कंपैरिजन अब अपने आप से कर सकते हैं आप कि ये श्रद्धांजलि देने के लिए हम अगर उनके लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी अगर नहीं उनकी श्रद्धांजलि, सिर्फ श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, और श्रद्धांजलि देने के लिए अगर हम उनके लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं शांत रह के, तो अब उससे बड़ी चीज आपको समझाने के लिए कुछ नहीं होगी। तो मैं कम शब्दों में सिर्फ इन 12 अनमोल रत्नों के परिवारों को और पूरे देश के हर एक सदस्य को जो इस भारतवासी नाम से जाना जाता है, उनको शक्ति प्रदान करे इनके खोने की, और इनकी आत्मा की शांति भगवान इनको प्रदान करे, जिससे कि सब कुछ रत्न खोए हैं हम लोगों ने, बट कोशिश यही रहेगी कि इन रत्नों की कुर्बानी खराब ना जाए और ऐसे रत्न कई आए जो हम लोग के देश के लिए, जो आज हम सुरक्षित सांसें ले रहे हैं, सिर्फ इन्हीं भारत रत्नों की वजह से सांसें ले रहे हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी हमारे संस्था के सहायक निदेशक अखिलेश गिरी सर ने एक बात बोला कि जो भारतीय सेना का वायुयान MI-17V5 था, जो कि काफी सुरक्षित वायुयान समझा जाता था, खुद प्रधानमंत्री जी इसका प्रयोग किया करते थे, यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल इश्यूज थे। तो आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित रखते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल से हैं, कोई मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस से, सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप सब इनको सच्ची श्रद्धांजलि यदि देना चाहते हैं तो आप सभी छात्र अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे जो 13 वीर सपूत शहीद हुए हैं, इनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यू शेप बनाएंगे। एक यू शेप आप बनाएंगे किनारे किनारे से। ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, रेलिंग के किनारे किनारे से एक यू शेप बनाएंगे, फिर उसके भीतर एक यू शेप बनाएंगे, सेकंड यू शेप। एक दो टीचर लग जाए साथ में, फटाफट बनवा दें। और यू शेप 2 लेयर में बनाएं और डिस्टेंस के साथ रेलिंग के जो चूना लगा हुआ आउटलाइन बनी है, उस आउटलाइन पे खड़े होकर बनाएंगे, आउटलाइन के पास 3-4 लाइनें रुकेंगे। आप लोग प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस प्रॉपर रखिए, जो है आधे मीटर, कम से कम 1 मीटर का गैपिंग बना के जो है, और आगे तक बना लो। सेकंड वाली यहाँ पर आप लोग और सेकंड यू शेप के लिए लेना पड़ेगा ना, सेकंड वाले यहाँ से बनाओ। एक मीटर की हर बच्चे के बीच में गैपिंग, और सबका चेहरा एंगल जो है इस तरीके का रहे, सामने की तरफ, तिरछे में, इधर वाले तिरछे में, इधर वाले फ्रंट में, इस तरीके अपनी गैपिंग बना ले, 1-1 मीटर का स्पेस करके। और बच्चे पीछे की तरफ चले जाएं, कुछ लोग आगे और बढ़ जाएं। पीछे चले जाओ और यहाँ तक आगे बढ़वा दीजिए ना, आगे बढ़वा दीजिए, कोई ये पीछे वाली लाइन आगे बढ़वा दीजिए, और पीछे वाली लाइन और आगे बढ़वा दीजिए।
कुछ बच्चे पीछे वाली लाइन में कर दें। यहाँ तक इसके बराबर। देखिए, आप सभी लोग प्रॉपर गैपिंग बना लीजिए। जो लोग पीछे लाइन में हैं, अपनी अपनी सब लोग कैंडल जला लेंगे। कैंडल जलाने के बाद तो लगभग 5 मिनट तक आप लोग शांतिपूर्वक खड़े रहेंगे, कैंडल आगे करेंगे, ठीक है। पीछे वाले भी लोग भी खड़े रहेंगे, टीचिंग स्टाफ भी हमारा खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद जो है, जो आगे का यू शेप है, वो लाइन पे आके यहाँ पे अपनी मोमबत्ती लगाएगा, ठीक है। मोमबत्ती जलाए, पुष्पांजलि अर्पित करें, अपना बैग लेके फिर धीरे से जब जाने को कहेंगे, जब जाने के लिए कहेंगे ना, आप पीछे खड़े हो जाएंगे, ठीक। जो पीछे वाले आउटलाइन के बच्चे हैं, वो अपनी मोमबत्ती रेलिंग पर अपने जस्ट पीछे वहीं पे लगाकर मोमबत्ती पकड़ के उनकी फोटोग्राफ हो जाएगी, तब हटेंगे, ठीक है। जो बच्चे पीछे रेलिंग की तरफ खड़े हुए हैं, वही रेलिंग पे अपनी जो है मोमबत्ती लगा देंगे, उसकी फोटोग्राफ प्रॉपर हो जाएगी, सब लोग आप लोग होंगे। तो सब लोग अपनी अपनी कैंडल जला लीजिए। ये डिस्टेंस में दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाली लाइन में चले जाइए। टीचिंग स्टाफ ऐसा कीजिए, आप लोग सेंटर में एक रो बना लीजिए, सेंटर में अच्छा लगेगा। सेंटर में इधर एक रो बना लीजिए, सेंटर में कैमरे के सामने सेंटर बना लीजिए, लाइन ऐसे लंबी लंबी। टीचिंग स्टाफ एक सेंटर में लाइन बना लीजिए। 2-4 लोग आगे, 2-4 लोग पीछे करके इस तरीके लाइन बना लीजिए अपना। 3 लेयर में टीचिंग स्टाफ 20 में सेंटर बना लीजिए। है नवीन, आप लोग भी सर प्लीज लाइन बना लीजिए। हेलो, जो रैपर आप लोगों ने बीच में रख दिया है, उसको अपने अपने जेब में रख लीजिए तुरंत। जो रैपर आप लोग इधर फेंके हुए हैं, सब लोग जेब में रख लीजिए, जिसके आगे पीछे हो, आपका हो या ना हो। इधर के भी सर आप रख लीजिए, कुछ हमारे जेब में रखवा दीजिए। रैपर जो बीच में पन्नी का है, जेब में रख लीजिए, बाहर कहीं फेंक दीजिएगा जहां पे वैसी जगह होगी। आत्मा एक पुंज है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखते हैं कि जो मनुष्य की आत्मा है, वो एक पुंज की तरीके है, जो इस दीप से हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह पुंज इन दिवंगत 13 लोग जो दिवंगत हुए थे,
वो ईश्वर के उस महाकुंज में समर्पित हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे 5 मिनट। तो आप सभी लोग लाइन अप हो जाए। और इधर बढ़ जाएंगे। कैमरे के उससे भाई सिंधु का लाइए। उधर उनको ले लीजिए। भाई जी आप उधर चलिए। अब एक एक करके स्टूडेंट आएंगे और अब हम लोग 5 मिनट का मौन रखेंगे उन महान शहीद सेना के जवानों के प्रति। अब सबसे पहले हमारे सम्मानित शिक्षकगण आएंगे और वीर शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद अपना कैंडल यहाँ नीचे रखेंगे। जूता उतार लीजिएगा शर्मा जी, जूता उतार लीजिएगा।
अब एक एक करके पंक्ति में छात्र आएंगे और अपना शूज उतारेंगे। सबसे पहले वीर शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद जो अपने हाथ में कैंडल लिया है उसको नीचे रखेंगे। कंडल कर लीजिए, देखिए क्या है पासवर्ड ये। सामने आइए, सामने। गुरुजी हरी ले सर। आओ हरी आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी भेज दिए। भाई खड़ा रहो। तो सेंटर से हट जाओ ना बच्चे, तब फोटो खिंचवाओ। इस तरफ जब आप आएंगे वहाँ से आ जाएगी फोटो सामने। नीचे रख दो, जमीन में रख दो। पुष्प अर्पित करने के बाद सभी स्टूडेंट जिस तरह शो में लाइन में लगे हुए थे उसी तरह से लग जाएंगे। जनाजेबाजी कराएंगे ना। बैग लेके अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट अपना अपना बैग लेकर लाइन में जिससे आप खड़े थे उसी तरह से खड़े हो जाएंगे। क्यों लिए लगा देंगे? चलो हेलो इधर आ जाओ। सभी छात्र लाइन में लग जाइए। लाइन अप हो, जैसे लाइन बना के चलिए चलिए। इसी लाइन। लाइन में पहले लग जाओ। जल्दी लाइन अप हो, सभी लोग लाइन अप हो। भाई लाइन बनाएगा।
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद। आज की श्रद्धांजलि शोक सभा समाप्त की जाती है। पीछे से लाइन से आप लोग निकलिए, बगैर शोर किए।